हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर। बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी कॉमन टॉपिक है। बैंकिंग का, ये कमर्शियल बैंक का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा आईसीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 10th में भी है और सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 10th मतलब जो कि हमारे एसएसटी का पार्ट है उसमें भी है और ये क्लास 12th आईएससी में भी है इकोनॉमिक्स में और क्लास 12th सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है। तो काफ़ी कॉमन टॉपिक है। इसको वो सारे बच्चे, वो सारे बोर्ड्स के बच्चे, वो सारे क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया है। आज जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है हमारा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बैंक का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली बैंक होता क्या है। भाई, हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली बैंक होता क्या है। तो हम लोगों ने जो अभी तक एक बेसिक जो हमको नॉलेज है बैंक के बारे में वो क्या है, हमको ये पता है कि बैंक जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है हमारी जहां पर हम अपने पैसों को जमा करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज ये हम हैं, ये हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बैंक को अपना पैसा जमा कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। और जब हम बैंक को पैसा जमा करते हैं और जब हमको बैंक से पैसा चाहिए होता है तो बैंक हमको वापस भी दे देता है हमारा पैसा। ठीक है, बैंक हमको हमारा कैश वापस भी दे देता है। हम फॉर्म फिलअप करते हैं और बैंक जाते हैं, बैंक हमको हमारा पैसा पूरा वापस कर देता है। तो इतना हमको मालूम है कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक हमको जो है वो पैसा हमारा वापस जब हम मांगते हैं हमको दे देता है। लेकिन बैंक इसके साथ साथ और कुछ भी करता है। बैंक जो है वो लोन भी देता है, बैंक लोन भी देता है। अब ये लोन क्या होता है, लोन का मतलब उधार पे पैसा। ठीक है, मतलब हम अभी ले लें और बाद में आराम से हम बैंक को देते रहेंगे। ठीक है, या बाद में हम बैंक को दे देंगे। तो बैंक जो है वो कैश डिपॉजिट भी करता है, हमसे पैसा लेता है, उस पैसे को रखता है अपने पास और उसको जो है वो जिसको लोन की जरूरत होती है उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर देता है, मतलब उनको दे देता है। और बदले में जब ये पैसा वापस लेता है तो इसके साथ वो लेता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है। सपोज कि बैंक ने जो है वो बी को 50,000 रुपए लोन दिए। ठीक है, बैंक ने बी को 50,000 रुपए लोन दिए। तो बी क्या करेगा, जब बैंक को पैसा वापस करेगा तो वो 50,000 नहीं वापस करेगा, वो हो सकता है बैंक को 60,000 रुपये वापस करे। मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जो वो वापस कर रहा है, यही इंटरेस्ट अमाउंट है और यही इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बैंक की इनकम कहलाती है। ठीक है, अब ये 10,000 रुपये कैलकुलेट कैसे होगा, ये बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही बता देता है। बैंक क्या कहता है कि हम जो है वो 10% रेट लगा करके आपको देंगे लोन, और जब आप वापस करेंगे तो वो 10% ऐड करके हमको देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये बैंक का मेन फंक्शन हो गया। तो पहला फंक्शन हो गया हमारा कैश को डिपॉजिट करना, दूसरा फंक्शन हो गया लोन देना। अभी हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसका। इसके साथ साथ बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है सर, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि वो पैसा जो है वो लगाता है, खरीदता है कुछ चीज़ें। क्या खरीदता है, वो शेयर्स खरीदता है, वो कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं हम लोग इसको। तो ये भी बैंक करता है जिससे कि बैंक को जो है वो मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है, यही बैंक की इनकम जनरेट करता है और इससे बैंक को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बैंक का मेन मीनिंग। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका जो है वो फंक्शन समझते हैं जिसमें कि हमको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके दो फंक्शंस हैं। पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन में हमारा आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और सेकेंडरी फंक्शन में हमारे जो है वो 4 फंक्शंस आते हैं।
जिसमें पहला है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड है हमारा एजेंसी फंक्शंस और फोर्थ है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो एक एक फंक्शन को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक फंक्शंस को हम लोग समझेंगे ताकि हमारा जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर हो जाए। अब देखिए, प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मैंने बताया है आपको, मीनिंग में बताया है कि बैंक का जो मेन काम होता है, जो उसका मेन वर्किंग होता है, जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन रोल होता है, वो क्या होता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, मेरा मेन रोल क्या है, क्लासरूम में पढ़ाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो बैंक का क्या रोल होता है, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। किस चीज के डिपॉजिट को, जो पैसा, जो पैसा, जो कैश हम जमा करते हैं बैंक में, उसको बैंक हमसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, बैंक 3 टाइप के अकाउंट खोलता है। एक होता है हमारा करेंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेविंग अकाउंट और थर्ड होता है हमारा फिक्स्ड अकाउंट। अब ये तीनों टाइप के अकाउंट में जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। करेंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जिनको कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा करने होते हैं, मतलब डेली वो कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, कई बार उनके पास पेमेंट आते हैं, कई बार वो पेमेंट को करते हैं। और इसमें हमको चेक फैसिलिटी मिलती है कि हम चेक के थ्रू जो है वो पैसे को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। सेम इज द केस गोज विद द सेविंग अकाउंट। लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि हम इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन वीक में 3 या 4 बार से ज्यादा हम नहीं कर सकते। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की हमारी कुछ लिमिट होती है। इसमें भी हमको चेक्स की फैसिलिटी मिलती है, चेक से हम जमा कर सकते हैं, चेक से पैसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड अकाउंट होता है, इसमें बच्चे कुछ फर्क होता है, ठीक है। इसमें क्या फर्क होता है कि ये वो अकाउंट होता है जिसमें कि हम एक बार पैसा जमा कर देते हैं कि कुछ साल तक, 1 साल 2 साल या जो फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। सपोज हमने जो है वो फिक्स अकाउंट खुलवाया और उसमें जो है वो 10,000 रुपए हमने जमा कर दिए, ठीक है। तो हम इस पैसे को अगर हमने 1 साल के लिए खुलवाया है तो 1 साल बाद निकाल पाएंगे, 2 साल के लिए खुलवाया है तो 2 साल के बाद, अगर 5 इयर्स के बाद हमने 5 इयर्स के लिए खुलवाया है तो 5 इयर्स के बाद, मतलब हम वो टाइम पीरियड के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। फिक्स्ड अकाउंट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो बैंक हमको देता है, हमारा पैसा जमा होता है तो बैंक हमको बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। 10,000 रुपए अगर हमने 5 साल के लिए जमा कर दिए तो जो हमें एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे वो 500 भी हो सकता है, 1,000 रुपए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। सपोज बैंक का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे, तो बैंक 10,000 रुपए का हमको 10% निकाल करके उसका ऐड करके हमको वो देगा, ठीक है। ये 10,000 से 11,000 भी हमको मिल सकता है, 12,000 भी मिल सकता है। वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको रेट बता दिया है यहां पर, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाई होता है। फिक्स अकाउंट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बैंक हमको हाई देता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उतना हाई नहीं होता है जितना फिक्स्ड में होता है। इसमें भी हमको मिलता है इंटरेस्ट लेकिन उतना नहीं मिलता है। और करंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कुछ है ही नहीं, उसमें नो इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है। अब आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स पे। लोन से हम क्या समझते हैं? लोन का मतलब बैंक हमको पैसे देता है लोन के तौर पर, क्रेडिट के तौर पर। एडवांसिंग ऑफ लोन्स का मतलब कि जब हमको पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक हमको पैसे देता है लोन के फॉर्म में, मतलब पैसे वो हमको दे देता है और फिर बाद में हम उसको जो है वो वापस करते हैं। और पैसे जितने हम लेते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट भी हम बैंक को देते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। जैसे कि सपोज हमने बैंक से जो है वो 50,000 रुपीज कैश जो है वो लिया एज अ लोन अमाउंट, ठीक है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के बाद जो है इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सपोज इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो 10% हम निकालेंगे 50,000 रुपए का,
कितना आएगा हमारा 5,000 आएगा। ठीक है, तो 5,000 इसमें हम ऐड करके जो है वो 55,000 रुपीज 2 साल के बाद बैंक को जमा करेंगे। ठीक है, मतलब 5,000 रुपए हम जो एक्स्ट्रा देंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। अब एडवांसिंग ऑफ लोन्स में हमारे बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं। ठीक है, अब वो टाइप हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। यहां पर एडवांसिंग ऑफ लोन्स में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कैश क्रेडिट। इसमें क्या करता है, बैंक जो है वो कैश के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को, बोरोवर्स को पैसा दे देता है। बोरोवर्स का मतलब कस्टमर्स, जो पैसा मांगते हैं वही कस्टमर हुए, वही बोरोवर्स हो गए। ठीक है, तो कैश के फॉर्म में जो है वो बैंक अकाउंट में पैसा भेज देता है जो पैसा चाहता है। जैसे सपोज मुझे पैसा चाहिए तो मेरे अकाउंट में बैंक जो है वो उतना पैसा डाल देगा। ठीक है, उतना पैसा ट्रांसफर कर देगा और फिर हम बाद में जो है वो उस पैसे को दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं। कैश क्रेडिट में जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हम जो है वो कैश नहीं ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। मतलब हम बैंक से एक लिमिटेड अमाउंट तक ही जो है वो क्रेडिट ले सकते हैं। अब वो लिमिट जो है वो बैंक डिसाइड करता है कि वो हमें 50,000 तक का लोन दे सकता है कि 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। ठीक है, डिमांड लोन्स क्या होते हैं? डिमांड लोन्स हमारे वो होते हैं, ये भी बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, मतलब बोरोवर के अकाउंट में डाल देता है, ट्रांसफर कर देता है और फिर जब वो इस पैसे को वापस मांगता है एट वंस, तो हमको एट वंस पूरा पैसा जो है वो देना होता है विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ, इंटरेस्ट अमाउंट कहेंगे हम। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा इसमें भी लगेगा बेटा, इसमें भी लगेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं हमारे? शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे वो लोन होते हैं जो कि हमारा बैंक कुछ कम समय के लिए देता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, लेकिन बैंक इसके लिए कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो रखता है। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी हमारा जो है वो एक गारंटी है बोरोवर की तरफ से। सपोज मुझे शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो मैं गारंटी के तौर पर अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, अपने गोल्ड, मतलब कुछ भी ऐसा इन एज अ प्रूफ मैं बैंक को, एज अ गारंटी बैंक को मैं दूंगा कि इन केस अगर कल को मैं पैसा वापस नहीं कर पाया तो बैंक उस चीज को बेच करके, उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को बेच करके जो है वो अपना पैसा रिकवर कर सके। ठीक है, और इसके ऊपर भी बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और ये भी अमाउंट जो है वो लोन का हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और हम धीमे धीमे जो है वो अपने अकाउंट में से पैसा निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे टाइप ऑफ लोन होते हैं इस पे हमको इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है हमारी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब यह होता है कि हमारे अकाउंट में अगर ये फैसिलिटी बैंक हमको देता है तो हम अपने अकाउंट में जितना पैसा हमारे पास है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। सपोज कि हमारे अकाउंट में जो है वो 50,000 रुपए हैं। ठीक है, और बैंक ने हमको जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारे अकाउंट पर दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 50,000 रुपए से ज्यादा, सपोज हम 60,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। मतलब 60,000 रुपए का मतलब कि हम 10,000 रुपीज हम जो है वो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज्यादातर बच्चों उन कस्टमर्स को दी जाती है जो कि रिलायबल होते हैं, जो भरोसेमंद होते हैं। ठीक है, रिलायबल और रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स को ही दिया जाता है। रिलायबल और रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स कह लें या अकाउंट होल्डर्स कह लें, सारी बातें सेम हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में। देखिए, जब भी हम कोई चीज बेचते हैं तो बेचने वाला क्या होता है? वो सेलर होता है और जो खरीदने वाला होता है वो बायर होता है। ठीक, तो बायर और सेलर्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है। अगर वो फौरन पैसा दे रहे हैं चीजों को खरीद करके, बिजनेस टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, सेलर जो है वो चेयर बेचता है, सपोज वो चेयर्स बेचता है, तो चेयर्स बेचने के लिए
बेचा इसने किसको? बायर को बेचा। सपोज इसका नाम जो है वो P है और इसका नाम जो है वो Q है, ठीक है। तो P ने Q को जो है वो चेयर्स बेचे। अगर कैश में बेचा तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे मतलब उधार में बेचा है, तो यहां पर वो एक बिल जनरेट करेगा। किसको? P जो है वो एक बिल देगा। P जो है वो एक बिल लिख करके देगा Q को, जिसको कि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। एक्सचेंज इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, गुड्स दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और दूसरा पर्सन उसको खरीद रहा है, ठीक है। तो जब क्रेडिट में चीजें बेची जाती हैं तो एक बिल जनरेट की जाती है और बेचने वाला जो है वो खरीदने वाले के नाम पर जो है वो बिल्स जनरेट करता है। बेचने वाले को हम जो है वो ड्रॉअर कहते हैं, ठीक है, सेलर तो कहते हैं, और खरीदने वाले को हम ड्रॉई कहते हैं, ठीक। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है वो एक बिल जनरेट की जाती है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो खरीदने वाला है, जो बायर है, सेलर के थ्रू ये बिल जनरेट की जाती है, जिसमें कि बायर जो है वो ये प्रॉमिस करता है कि वो उस पर्टिकुलर डेट को जो है वो पैसा दे देगा, 2 महीना 3 महीना जो भी उसमें डेट मेंशन होती है, और उसके ऊपर 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। अब यहां पर बैंक का क्या काम होता है? जब ये सेलर को पैसा, सपोज इस सेलर ने, ड्रॉअर ने इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा, और अभी से हम लोग 2-3 महीने का डेट आगे ले लेते हैं। अभी जो है वो 16 मार्च है, तो हम यहां पर ले लेते हैं 17 मई का डेट, ठीक है। तो इसने बिल्स भेजा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और कहा कि हमको इस फला डेट को, पर्टिकुलर डेट को पैसा हमारा चाहिए। अगर ड्रॉअर को पैसा पहले चाहिए, इस डेट से और पहले चाहिए, तो वो कहां जाएगा? ड्रॉअर जाएगा बैंक के पास, अपने बैंक के पास, और बैंक से कहेगा कि ये इतने अमाउंट का जो है वो बिल जो जनरेट हुआ था वो मुझे चाहिए, उसका मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक इसको जो है वो कुछ इंटरेस्ट काट करके बाकी पैसा टाइम से पहले दे देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक जो है वो ड्रॉअर को, सेलर को पैसा दे देता है, ठीक है, और कुछ पैसा वो काट लेता है एज अ इंटरेस्ट। सपोज बैंक ने 20,000 रुपए 17 मई से पहले ही दे दिए सेलर को, ठीक है, और 20,000 में से उसने कितना पैसा दिया? 19,500, और बाकी का 500 बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट काट लिया अपना, ठीक है। तो यही इंटरेस्ट जो है जो बैंक ने काटा, इसी को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सपोज कि जो ड्रॉअर है, जो सेलर है, उसको पैसा जो है वो ड्रॉई से चाहिए, वो बैंक से नहीं चाहिए, वो अपने बैंक के पास नहीं जाता है, वो ड्रॉई से चाहिए उसको। तो ड्रॉअर जो है वो कहां जाएगा? ड्रॉअर जाएगा ड्रॉई के बैंक, मतलब ड्रॉई के बैंक को वो ये बिल भेजेगा, और ड्रॉई का जो बैंक है, मतलब जो बायर का जो बैंक है, वो प्रॉमिस करेगा कि वो इस पर्टिकुलर अमाउंट को उसको 3 महीने के अंदर पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, ऑन द बिहाफ ऑफ द ड्रॉई। तो यहीं पर जो है वो हमारे बैंक का रोल आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। नंबर 3 पे है हमारा एजेंसी फंक्शंस। अब एजेंसी फंक्शंस हमारे बहुत सारे इसके सब फंक्शंस हैं, तो वो मैं आपको अलग से बोर्ड पर बताता हूं। तो एजेंसी फंक्शन में सबसे पहला है हमारा ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक सिटी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक सिटी से एक दूसरे सिटी, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आप पैसे भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या मेल ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा एजेंसी फंक्शन के ट्रांसफर ऑफ फंड्स में आता है। और बैंक इसके लिए कुछ अपने कस्टमर से चार्जेस भी लेता है, ठीक है, मतलब वो ये फैसिलिटी जो है वो देता है सर्विसेज, लेकिन इसके बदले में चार्जेस भी लेता है।
सेकेंड पॉइंट, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। सेकेंड पॉइंट हमारा ये बता रहा है हमको कि बैंक जो है वो बहुत सारी चीजें अपने कस्टमर के बिहाफ पर कलेक्ट करता है, जैसे कि रेंट अगर मुझे मिलने वाला है तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्टली। डिविडेंड मतलब मुझे पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है शेयर्स के ऊपर जो मैंने परचेज किया था, या मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिलने वाला है, या सब्सक्रिप्शन कहीं कुछ मैंने ले रखा है जिसका मुझे पेमेंट आने वाला है, तो वो सब बैंक जो है वो मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेगा। दूसरा है बैंक जो है वो कुछ पेमेंट्स भी करता है। बैंक जो है वो कुछ पेमेंट्स करता है जैसे कि इनकम टैक्स का पेमेंट हो गया हमारा, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया हमारा, प्रीमियम मैं लिख देता हूं आपके इजी के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम से इसको समझिएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीजें जो है वो बैंक हमारे बिहाफ पर करता है, ठीक है। एज अ कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक जो है वो कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है। आगे है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता और बेचता भी है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसीज। तो अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर खरीदता है और बेचता है ताकि जो कस्टमर्स हैं बैंक में, मतलब बैंक के जो कस्टमर्स जो अकाउंट होल्डर है वो आसानी से ट्रेड कर सकें, वो आसानी से बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक जो है वो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, ठीक है, गवर्नमेंट शेयर्स खरीदता है जिसको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स कंसल्टेंट। बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को इनकम टैक्स के बारे में भी राय मशवरा देता रहता है, एडवाइस देता रहता है कि वो इनकम टैक्स को जो है वो कैसे पे करें, और उसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो बैंक करने में हेल्प करता है। बैंक जो है एक तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कस्टमर्स को क्वेश्चंस होते हैं, वो टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक जो है वो हमारे लिए ट्रस्टी होता है, मतलब हमारा बैंक में अकाउंट है तो बैंक पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे लिए ऐसा ट्रस्टी होता है। और एग्जीक्यूटर का मतलब कि जो हमारे बैंक में पैसा है वो हमारे जाने के बाद, ठीक है, जब कस्टमर की डेथ हो जाती है तो वो उस पैसे को आगे उसके लीगल एयर्स तक पहुंचाता है, ठीक है, तो उसमें वो एग्जीक्यूटर भी होता है। दैट मीन्स कि बैंक हमारे लिए ट्रस्टी भी है और एग्जीक्यूटर भी है। लास्ट पॉइंट है इस फंक्शन का लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस में यह बता रहा है कि बैंक जो है वो इकोनॉमिक पोजीशन बताता है, किसको, अपने कस्टमर्स को, ट्रेडर्स के बारे में, और बाकी ट्रेडर्स को भी इकोनॉमिक पोजीशन बताता है वो, ठीक है, उन कस्टमर्स के बारे में जो कि उसके यहां अकाउंट होल्डर होते हैं। तो ये कहता है हमारा लेटर ऑफ रेफरेंस। अब लास्ट हमारा जो फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन का लास्ट फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लॉकर फैसिलिटी। बैंक जो है वो लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। लॉकर फैसिलिटी का मतलब लॉकर वॉल्ट्स, ठीक है, लॉक सिस्टम मतलब एक प्रॉपर प्लेस होती है बैंक के पास जहां पर हम जो है वो आसानी से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं लॉकर में, वहां पर हम अपने ज्वेलरी आइटम्स रख सकते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक ये वो चेक होता है जो कि हम कहीं पर भी कैरी करके जो है वो चेक को कैश करा सकते हैं। कहने का मतलब ये चेक फैसिलिटी बैंक हमको प्रोवाइड करता है ताकि हमको कैश लेकर के सब जगह ना जाना पड़े, ठीक है। जो हैवी कैश है अगर हमें उसको पेमेंट करना है तो हम ट्रैवलर्स चेक जो है वो जो बैंक हमको इशू करती है उसको सिर्फ हम लेके जाएं और चेक पे ही जो है वो अमाउंट लिख करके हम आसानी से पेमेंट कर सके, ठीक है। तो हमें कैश लाने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करता है अपने कस्टमर्स को, और इसके वजह से जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब कि उन कस्टमर्स को जिनको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है और उससे उनकी क्रेडिट वर्दीनेस डिफाइन भी होती है, तो वो आसानी से लोन्स के लिए भी आगे इन फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज,
अंडरराइटिंग में क्या होता है कि एक तरीके से ये अप्रूवल होता है जो बैंक की तरफ से दिया जाता है और पब्लिक को पूरा फेथ होता है वो सिक्योरिटीज जो कि बैंक के थ्रू अंडरराइट की गई होती हैं, पब्लिक को पूरी तरीके से फेथ होता है और उन सिक्योरिटीज में जो है वो पब्लिक इन्वेस्ट करना पसंद करती है। लास्ट पॉइंट है हमारा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि बैंक जो है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, अपने कस्टमर्स को एडवाइस देती है, उनको टाइमली अपडेट रखती है कि मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैंक अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बताता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये रहे हमारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा और अगर कोई भी सजेशन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।